हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड एजेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि हम इमेज को लारावेल के अंदर कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसके साथ करंट ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम लारावेल में जो इस तरह की कम्प्लेक्स फील्ड्स होती हैं फॉर्म के अंदर, जैसा कि चेक बॉक्सेस जिसे भेजने के लिए हम इम्प्लोड एक्सप्लोड फंक्शन का यूज करते हैं, रेडियो बटन जिसको भेजने का तरीका तो सेम है, मगर जब हम एडिट करते वक्त यूजर को वही फील्ड्स सिलेक्टेड दिखाना चाहते हैं जो उसने लास्ट टाइम सेलेक्ट की थी, और इसी तरह सेलेक्ट ऑप्शन उसमें भी हमें वही चीज़ दिखानी पड़ती है जो यूज़र ने लास्ट टाइम सेलेक्ट की थी। बेसिकली आज का जो हमारा करंट ऑपरेशन है, हम उसमें नेम, इमेज, चेक बॉक्स इनपुट, रेडियो इनपुट और सिलेक्ट बॉक्स, ये 5 इनपुट फील्ड्स हैं जिनके साथ करंट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। और इसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि हम एक फ्रेश लारावेल को इंस्टॉल करेंगे, PHP माई एडमिन के अंदर हम एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, और अगेन फिर हम एक मॉडल बनाएंगे जिसके साथ माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट होगी, और उसी को हम डेटाबेस में माइग्रेट कर देंगे। उसके बाद हम एक HTML का फॉर्म यूज़ करेंगे, और इसमें एक चीज़ ऑप्शनल है कि अगर जो यूज़र इमेज सेलेक्ट करता है, अगर आप वो उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से दिखाना चाहते हैं, यानी बिफोर के हम उसे डेटाबेस में सेंड करें, यूज़र उसे देख सके कि उसने क्या इमेज सेलेक्ट की है, उसके लिए छोटा सा एक जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखना पड़ता है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम रीड डेटा, एडिट और देन डिलीट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो लारावेल को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैं अपने PC के अंदर आता हूँ और C ड्राइव को ओपन करता हूँ। जैम फोल्डर के अंदर एटीडॉक्स, जहाँ पे हम अपनी लारावेल वेब एप्लीकेशंस को रखते हैं, मैं यहाँ पे नेव बार पे सिंगल A क्लिक करता हूँ और CMD ओपन करता हूँ। अब ये जो CMD है ये इसी एटीडॉक्स फोल्डर के अंदर ओपन हुई है जहाँ पे हम लारावेल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसके बाद मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और लारावेल की जो ऑफिशियल साइट है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ मैं, और ये जो फर्स्ट कमांड है कंपोजर के थ्रू लारावेल को इंस्टॉल करना, इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एग्जाम्पल ऐप की बजाय मैं इसका जो नेम है वो करंट ऑपरेशन रख देता हूँ, या सिंपल करंट। ये कुछ देर लेगा और इसके बाद ये जो हमारी लारावेल वेब एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा करंट ऑपरेशन है वो बेसिकली यहाँ पे फोल्डर क्रिएट भी हो चुका है। फाइनली यहाँ पे हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, और ये जो CMD है यहाँ से मैं अब इसे क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि VS कोड के अंदर हमारे पास टर्मिनल होते हैं। तो मैं यहाँ से जैम सर्वर को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो कमांड यूज़ करनी पड़ती है लोकल होस्ट पे सर्व करने के लिए, PHP आर्टिशन सर्व। अब जो हमारा लारावेल प्रोजेक्ट है वो इस कोड पे रन हो रहा है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने वेब ब्राउज़र पे आता हूँ। तो ये जो हमारी लारावेल वेब एप्लीकेशन अब ये लोकल होस्ट पे सर्व हो रही है। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो PHP माई एडमिन के अंदर एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। मैं वापस से अपने वेब ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन को सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और डेटाबेस नाम करंट रख देता हूँ। और यहाँ से अब जो हमारा काम है डेटाबेस क्रिएट होने के बाद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो इसमें टेबल है वो हम माइग्रेशन फाइल के थ्रू क्रिएट करेंगे। मैं वापस से अपने VS कोड में आता हूँ और यहाँ पे .env फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं .env फाइल के अंदर बेसिकली हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है लारावेल की वो मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये DB डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस का अपना नाम लिखेंगे जो कि हम चाहते हैं कि जो डेटाबेस हमारी लारावेल वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो। हमारी डेटाबेस का नाम करंट है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो एक HTML फॉर्म को क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं रिसोर्सेज नाम के फोल्डर के अंदर व्यूज़ नाम के फोल्डर पे आता हूँ, और एक ये जो welcome.blade.php है ये बेसिकली वही पेज है जो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ये पेज। मैं यहाँ पे एक पेज को क्रिएट करता हूँ और इसका नाम form.blade.php रखता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल HTML की बॉयलर प्लेट लेता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो हम कुछ इनबिल्ट कंपोनेंट्स लेंगे बूटस्ट्रैप के, जैसा कि फॉर्म, रेडियो बटन्स वगैरह वगैरह। अगर आप चाहें तो आप इन्हें बिना डिज़ाइनिंग के सिंपल खुद भी क्रिएट कर सकते हैं।
सिर्फ हम फॉर्म की डिज़ाइनिंग के लिए बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं और इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मैं अपने वेब ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 फॉर्म सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आता हूँ। बेसिकली ये जो फॉर्म का सेक्शन है इसमें हर तरह के इनपुट फील्ड का कोई ना कोई डिज़ाइन मौजूद है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली पहले तो लेआउट पे आता हूँ ताकि मुझे एक फॉर्म का डिज़ाइन मिल सके, खुद एक फॉर्म। मैं इस फर्स्ट वन वाले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एक फॉर्म का टैग भी यूज़ करता हूँ। जैसे डॉट कंटेनर नाम की एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, अंदर रख देता हूँ। सिर्फ कंटेनर से हमें जो बॉडी के स्क्रीन के कॉर्नर हैं उनसे कुछ पैडिंग मिलेगी। फॉर्म की ये इनपुट हम नेम के लिए यूज़ करेंगे और इसका प्लेस होल्डर है वो भी नेम रख देते हैं। कि जो टाइप है वो टेक्स्ट होगी और ये नेम, हर इनपुट को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। तो ये इस इनपुट के लिए मैं जो नेम देने वाला हूँ वो सिंपल नेम ही होगा, या मैं यूज़र नेम भी कर सकता था, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। दूसरी जो इनपुट फील्ड है हम उसे इमेज के लिए यूज़ करेंगे। तो जो इसका लेबल है वो मैं प्रोफाइल पिक्चर कर देता हूँ। इसकी जो टाइप है वो मैं फाइल रखूँगा और इसका नेम इमेज रख देता हूँ। इसके बाद अब हमारी 3 चीज़ें बाकी हैं। मैं वापस अपने वेब ब्राउज़र पेज पे आता हूँ। चेक बॉक्स और रेडियस बटन हमें इस सेक्शन में मिलेंगे। यहाँ से ये 2 चेक बॉक्सेस है, मैं इन्हें कॉपी करता हूँ और यहाँ पे BR का टैग यूज़ करके पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन चेक बॉक्सेस को मैं स्किल के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं लेजेंड का टैग यूज़ करता हूँ और इसके दरमियान मैं स्किल्स लिख देता हूँ। टाइप चेक बॉक्स है और यहाँ पे मैं फर्स्ट स्किल लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल PHP। दूसरी स्किल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन और इसी की एक मैं कॉपी ले देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C++। अब इन्हीं नेम को मैं यहाँ पे वैल्यू में भी यूज़ करूँगा, C++, पाइथन और PHP। इससे नेक्स्ट हमें रेडियो बटन की ज़रूरत है। तो मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और रेडियो बटन को सर्च करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन मौजूद हैं, तो मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम जेंडर पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं मेल और नीचे मैं फीमेल का जो टैग है वो यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इनकी जो टाइप है वो रेडियो ही है, तो इनकी वैल्यूज़ को मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर यूज़र कोई मेल सेलेक्ट करता है तो जो डेटाबेस में वैल्यू जाएगी वो क्या होगी। मैं मेल के लिए मेल और जो फीमेल है उनके लिए फीमेल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनके नेम नहीं दिए, मैंने चेक बॉक्सेस के भी नेम नहीं दिए अभी तक, मैं उनके दे देता हूँ। जो चेक बॉक्सेस का नेम होगा वो बेसिकली यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्किल। और क्योंकि बेसिकली जो यूज़र है वो PHP, पाइथन और C++ इनमें से 2 या 3 या एक भी सिलेक्ट कर सकता है। डेटाबेस में कंट्रोलर में एक एरे की फॉर्म में इसे भेजूंगा, तो एरे के लिए यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ और इसे फिर हम अगेन इम्प्लोड एक्सप्लोड फंक्शन के थ्रू डेटाबेस में सेंड करेंगे। यहाँ पे इसे एरे की फॉर्म में भेजना पड़ता है। रेडियो बटन क्योंकि सिंपल एक ही सिलेक्ट होगा, मेल या फीमेल, तो इसके लिए ये ज़रूरत नहीं होती। मैं सिंपल इसको नेम दे देता हूँ जेंडर। लास्ट पे जो हमारी चीज़ रहती है वो सिलेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट वाले सेक्शन पे आता हूँ और यहाँ से कोई भी एक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला ठीक है, इसमें 3 हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और लास्ट पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम यूज़र से उसकी कंट्री पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल USA, UK या ऑस्ट्रेलिया। मैंने इनकी वैल्यूज़ को भी नेम के साथ अपडेट कर दिया है और यहाँ पे हम इसका जो नेम है वो लिखते हैं।
नेम फॉर एग्जांपल इसका जो है इस इनपुट फील्ड के लिए मैं कंट्री लिख देता हूँ। अब ये जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है और हमें कंट्रोलर की ज़रूरत है इसमें डेटा सेंड करने के लिए और ये जो फॉर्म है वो शो होने के लिए। HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो यहाँ पे मैं अपना एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर की कमांड यूज़ करता हूँ, मेक कॉलम कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं अपने कंट्रोलर का नेम दूंगा जैसा कि फॉर्म कंट्रोलर। अब ये जो हमारा कंट्रोलर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोलर आ चुका है। मैं इसे ओपन करता हूँ, ये बिल्कुल न्यू कंट्रोलर है। मैं सिंपल एक राउट को क्रिएट करता हूँ, यहाँ से राउट कॉलम कॉलम गेट, क्योंकि हम सिंपल फॉर्म पेज को फर्स्ट कॉल करेंगे तो उसके लिए मैं गेट मेथड का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म, और यहाँ पे मैं कंट्रोलर का पाथ दूंगा जिसमें मैं क्लास को क्रिएट करने वाला हूँ, ऐप HTTP कंट्रोलर्स, कॉलम कॉलम क्लास, और क्लास का क्या नेम होगा, फॉर्म। मैं यहाँ से फाइल को सेव करता हूँ और इस नाम की क्लास को क्रिएट करता हूँ। मैं अपने फॉर्म कंट्रोलर में आता हूँ, फंक्शन, और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा अपना जो वेब पेज यानी जो हमारा फॉर्म है। मैं अपने पेज का नाम लिख दूंगा यानी कि फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और हमने राउट को, बेसिकली हमारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हमने जो बूटस्ट्रैप यूज़ किया मगर उसका CDN यूज़ नहीं किया। मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, टॉप पे यहाँ इंट्रोडक्शन के नीचे डाउनलोड के सेक्शन पे आता हूँ। यहाँ से मैं इसके CDN को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब मैं दोबारा से जब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आई थिंक जो हमारी CSS है वो अप्लाई हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ टाइटल भी देना चाहिए, तो मैं सेंटर टैग का यूज़ करता हूँ। सेंटर टैग के अंदर H1 का, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक मॉडल रिक्वायर होगा। यहाँ पे मैं टर्मिनल में आता हूँ और PHP आर्टिशन मेक मॉडल, और मॉडल के बाद हम यहाँ पे अपने मॉडल का नेम लिखेंगे, जैसा कि फॉर्म के लिए हम फॉर्म ही लिख देते हैं, -m। m बेसिकली माइग्रेशन फाइल बनाने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारे पास फॉर्म क्रिएट हुआ है और यहाँ पे दूसरी माइग्रेशन फाइल क्रिएट हुई है जो कि डेटाबेस में टेबल का रोल प्ले करेगी। यहाँ ऐप नाम के फोल्डर के अंदर मॉडल्स, और यहाँ पे देख सकते हैं कि form.php यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन फाइल और लास्ट वाली फाइल यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी बेसिकली फॉर्म्स नाम से क्रिएट हो चुकी है। ये जो हमारे पास पहले से 4 माइग्रेशन फाइल बनी हुई हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं जब हम लारावेल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो मैं चाहूँ तो इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं इसको डेटाबेस में सेंड करने के लिए रेडी करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने कॉलम्स का नेम लिखूंगा जो कि मैं चाहता हूँ डेटाबेस टेबल में क्रिएट हो, तो यहाँ पे $टेबल, और यहाँ पे मैं अपने जो कॉलम है उसकी बेसिकली डेटा टाइप को डिफाइन करूँगा, स्ट्रिंग, और फर्स्ट जो हमने क्रिएट किया इनपुट वो नेम है, तो मैं यहाँ पे नेम यानी कि सेम जो कॉलम नेम है वही क्रिएट करूँगा। इसी की मैं 4 कॉपीज़ लेता हूँ और 1 बाय 1 अपना नेम लिख देता हूँ। इमेज के लिए इमेज, स्किल के लिए स्किल, इसके बाद हमारे पास चेक बॉक्सेस जो रेडियो बटन है, रेडियो बटन जेंडर, और लास्ट में हमारे पास कंट्री आता है।
अब ये जो हमारी माइग्रेशन फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसे माइग्रेट कर देता हूँ, PHP आर्टिशन। यहाँ पे ये सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में आता हूँ और करंट नाम की डेटाबेस के अंदर अब हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए फॉर्म्स, और इसमें हमारे जो हमने कॉलम्स को नेम रखे थे वो भी आ चुके हैं। यहाँ पे जो आईडी क्रिएटेड एट अपडेटेड एट है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं जब हम अपनी माइग्रेशन फाइल को यहाँ पे सेंड करते हैं। ये बिल्कुल खाली और न्यू है। मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक एक्शन देना है, ताकि जो हमारा यूज़र है जब सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो जो उसका डेटा है वो कहाँ पे सबमिट होगा। मैंने भी सबमिट बटन को क्रिएट ही नहीं किया, तो मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट और जो इसकी टाइप है वो मैं सबमिट कर देता हूँ। अपने फॉर्म के एक्शन में यहाँ पे मैं स्टोर डेटा नाम का एक URL क्रिएट करता हूँ। स्टोर डेटा, हमारे जो फॉर्म का मेथड है वो पोस्ट होगा। यहाँ पे आपको एक और काम करना पड़ेगा। जब भी हम अपने फॉर्म में एक इमेज या फाइल को सेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यूज़ करना पड़ता है, ENC टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। आपको ये वाला पैरामीटर अपने फॉर्म के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपकी इमेज है वो डेटाबेस में सेंड नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट हम स्टोर डेटा के नाम से एक राउट को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और अपनी web.php में आता हूँ और इसी राउट की एक कॉपी ले लेता हूँ। जब भी हम अपने डेटा को डेटाबेस में सेंड करते हैं तो गेट की बजाय पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं इसका मेथड है वो चेंज कर देता हूँ, पोस्ट। और ये जो स्टोर डेटा के नाम से हम एक राउट को क्रिएट करना है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, स्टोर डेटा। और इसी नाम की जो क्लास है वो मैं फॉर्म कंट्रोलर में भी क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मुझे इस ग्लोबल पैरामीटर का यूज़ करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, क्योंकि अब हम अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवाने वाले हैं। और इसके साथ हम एक अपना वेरिएबल लेते हैं जो किसी भी नेम से हो सकता है। ज़्यादातर लोग रिक्वेस्ट नाम से ही लेते हैं या REQ, इस तरह के दो ही हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम अपने डेटा को मॉडल के थ्रू सेंड करने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मैं मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा न्यू से, और यहाँ पे अपने मॉडल का नेम लिख दूंगा जो कि है फॉर्म। इसको मैं अपने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल $data नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और इसमें अपने ऑब्जेक्ट को सेव करवाता हूँ। जितना भी डेटा हम यहाँ फॉर्म के थ्रू यहाँ सेंड करते हैं वो यहाँ पे रिक्वेस्ट नाम के पैरामीटर में कैच हो जाता है। और अब मैं इसे वन बाय वन अपने जो इनपुट फील्ड्स का डेटा है उन्हें मैं कॉलम जो कि टेबल में क्रिएट किए हुए हैं उनको असाइन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल $data, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और अपनी कॉलम का नेम लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल जो नेम है हमने क्रिएट किया टेबल के अंदर, ये वाला नेम, उसको मैं $request के थ्रू आने वाला डेटा है उसमें जो हमारी इनपुट फील्ड है और जिसका नेम है उसका जो डेटा है वो मैं इस कॉलम को असाइन कर दूंगा। इसी तरह प्रोफाइल जो पिक्चर है, इमेज है, उसे सेंड करने का तरीका और है, वो मैं लास्ट पे करूँगा। जो स्किल है उसे भी और है। जो रेडियो बटन है उसका डेटा डेटाबेस में सेंड करने के लिए यही तरीका यूज़ होगा, तो उसके लिए भी मैं यही करता हूँ। जो जेंडर नाम का कॉलम है डेटाबेस के अंदर उसे मैं जेंडर नाम की आने वाली इनपुट फील्ड, यानी कि जो रेडियो बटन से हमें डेटा आ रहा है मेल या फीमेल, उसको असाइन कर दूंगा। और लास्ट पे जो कंट्री है उसे भी इसी तरह करूँगा। इसके बाद हम अपने चेक बॉक्सेस को सेंड करते हैं। चेक बॉक्सेस को सेंड करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपने चेक बॉक्सेस का डेटा डेटाबेस में सेंड करने के लिए हम implode या explode फंक्शन का यूज़ करते हैं। डेटा सेंड करने के लिए हमें implode फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट तो मैं वो डेटा कैच करूँगा जो हमें वहाँ से मिल रहा है। इसके लिए यहाँ पे मैं $request ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट, कि जो भी डेटा हमें चेक बॉक्सेस जिसका नेम हमने यहाँ पे स्किल रखा है उससे मिल रहा है उसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल $checkbox डेटा।
अब जो चेक बॉक्सेस के थ्रू हमें यहाँ पे डेटा मिला है वो उसे मैंने चेक बॉक्सेस डेटा नाम की एक वेरिएबल में सेव कर लिया है। ये एरे की फॉर्म में है। अब इसे मैं डॉलर डेटा और जो कॉलम का नेम है डेटाबेस के अंदर स्किल, उसको साइन करूंगा। यहाँ पे मैं इम्प्लोड फंक्शन का यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो एरे फॉर्म में जो डेटा आ रहा है उसके दरमियान सिंपल एक कॉमा लग जाए और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को पास कर दूंगा और ये जो डेटा यहाँ से मिला है उसे 1 बाय 1 डेटाबेस में पास कर दे। यहाँ पे भी मैं कॉमे का यूज़ करता हूँ। इस तरह हम चेक बॉक्सेस का डेटा सेंड करते हैं। और लास्ट पे अब इमेज के लिए यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ। इमेज को सेंड करने के लिए आप इसका फ्लो समझ लें। सबसे पहले तो जो इमेज हमारे पास आ रही है हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम उसकी जो एक्सटेंशन है यानी कि .png, .jpg, .webp, हर इमेज की कोई ना कोई फाइल एक्सटेंशन होती है, तो उसमें कोई एरर ना आ जाए तो उसको हम एक मेथड है यहाँ पे गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, उसके थ्रू गेट करेंगे। उसके बाद हम जो अपनी इमेज है उसे एक यूनिक नेम देंगे। वो यूनिक नेम हम किसी तरीके से भी दे सकते हैं। हम रैंडम मेथड जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है रैंडम नंबर, उससे भी दे सकते हैं, या जो करंट टाइम स्टैम्प है उसके थ्रू दे सकते हैं। किसी तरीके से भी एक रैंडम नेम दे सकते हैं ताकि जो दो इमेजेस हैं उनका नेम सेम ना हो। हम यहाँ पे टाइम को यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम हर सेकंड में बदलता जाता है। और लास्ट पे हम जो डेटाबेस है उसमें जो इमेज का नेम सेंड कर देंगे और जो इमेज है वो अपने लारावेल फोल्डर के अंदर ही सेव कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस इमेज को गेट करूँगा। मैं यहाँ पे कंडीशन रखता हूँ कि अगर डॉलर रिक्वेस्ट में हमें इमेज आ रही है वो गेट कर ले। यहाँ पे मैं हैश फाइल रखूँगा क्योंकि हमारी जो इनपुट की टाइप है वो फाइल है। अगर उसका नेम इमेज है तो इस कोड के अंदर आ जाए। अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे वो जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं अपनी इमेज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। मैं डॉलर इमेज नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर डॉलर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑपरेटर फाइल में जो हमारे पास इमेज आ रही है उसको ले लेता हूँ। अब जो हमारी इमेज है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ $ext यानी एक्सटेंशन, और इसके अंदर मैं जो फाइल की एक्सटेंशन है इमेज की यानी .jpg, .png या .webp जो भी एक्सटेंशन होगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे मैं डॉलर इमेज नाम के वेरिएबल को यूज़ करूँगा ये वाला, और सिंपल ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, और यहाँ पे मेथड का नेम लिखूँगा गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। अब हम अपनी जो इमेज है उसे एक यूनिक नेम देंगे। तो मैं यहाँ पे डॉलर इमेज नेम नाम से एक मैं वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइम मेथड का यूज़ करता हूँ। डॉट कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ स्ट्रिंग के अंदर मैं डॉट वैसे ले लेता हूँ क्योंकि नेम के बाद डॉट आता है हमेशा जेपीजी, पीएनजी या .webp लगाने से पहले। और अगेन यहाँ पे मैं डॉट कॉन्कैटिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता हूँ। और जो एक्सटेंशन यहाँ पे .ext नाम के वेरिएबल में सेव हुई है उसे यहाँ पे ले लेता हूँ। अब हमारी जो इमेज है उसे एक यूनिक नेम मिल चुका है। यहाँ पे अब अपनी इमेज को मैं एक फोल्डर के अंदर मूव करवा दूंगा, यानी जहाँ भी मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं यहाँ पे सेव करवा दूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टोरी नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक इमेज नाम का फोल्डर बनाता हूँ, इमेजेस, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी इमेज सेव हो वो इस फोल्डर के अंदर आ जाए। यहाँ पे सिंपल मैं डॉलर इमेज का यूज़ करता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, और यहाँ पे मूव नाम का एक मेथड है उसे यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन दूंगा कि जहाँ मेरी इमेज सेव हो, फॉर एग्जांपल स्टोरेज, और इसके अंदर इमेजेस। अब इस इमेज का जो नेम है वो मैं ये वाला लेता हूँ, डॉलर इमेज नेम, और इसी नेम को मैं डेटाबेस में सेव करवा दूंगा। मैं डॉलर डेटा इमेज को सेंड करने के लिए मैं इमेज का कॉलम एक्सेस करूँगा इमेज, और इसके अंदर मैं क्या सेव करवाने वाला हूँ, इमेज का नेम। यहाँ पे मैं डॉलर डेटा सेव लिखता हूँ।
और डेटा सेव होने के बाद रिटर्न बैक। लास्ट में हमारे पास, मैं चेक कर लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे बेसिकली मैंने फॉर्म को यूज़ किया मगर यहाँ पे उसे एक्सटेंड नहीं किया, ये एक छोटा सा एरर है। हम यूज़ ऐप, हमारा बेसिकली जो मॉडल है वो मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर फॉर्म मॉडल का नेम। मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे web.php को भी सेव करता हूँ और लेट्स ट्राई। नेम कमर, यहाँ से मैं एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पिक्चर्स में मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी जो स्किल है PHP CSS पाइथन, चले दो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेल और कंट्री में यहाँ से लिख देता हूँ USA और फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पे पेज एक्सपायर्ड आ रहा है, लास्ट टाइम भी हमने यही गलती की थी। यहाँ पे मैं टोकन का यूज़ करूँगा @CSRF। मैं फाइल को सेव करता हूँ, अगेन पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मेल और कंट्री में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ UK। आई थिंक हमारा जो डेटा वो सेव हो चुका है। मैं यहाँ से जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सक्सेसफुली हमारा जो डेटा वो सेव हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो इमेज है उसका नेम आ रहा है। यहाँ पे जो मैंने दो चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट किया था PHP और पाइथन, ये वो आ रहे हैं और दरम्यान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। इसी तरह अगर मैं 3 इनपुट्स फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल इसके लिए, और यहाँ से मैं मेल और यहाँ से कंट्री में ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट करता हूँ। और अब हमारे पास ये जो 3 इनपुट फील्ड हैं तीनों का डेटा आ रहा है PHP पाइथन C++। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि डेटा को रीड करना है। बेसिकली अब जो डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है, मुझे वापस से उसे वेब पेजेस में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक नया राउट क्रिएट करूँगा और एक नया वेब पेज। यहाँ पे मैं व्यूज़ नाम के फोल्डर के अंदर एक शो नाम की ब्लेड फाइल को क्रिएट करता हूँ, show.blade.php। मैं HTML की बॉयलर प्लेट लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो बूटस्ट्रैप की CDN है वो यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का एक टेबल यूज़ करने वाला हूँ अपने डेटा को शो करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे टेबल सर्च करता हूँ। ये फर्स्ट वन वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं डॉट कंटेनर नाम की क्लास को यूज़ करता हूँ। और अपने पूरे वेब पेज को इस कंटेनर नाम की क्लास के अंदर इनक्लोज कर दूंगा। अब इस पेज के लिए मैं एक राउट को भी क्रिएट करता हूँ। मैं इसी जो राउट की कॉपी ले लेता हूँ गेट मेथड वाले की। यहाँ पे मैं शो लिख देता हूँ। जब भी मेरे URL में शो आए तो हमें शो नाम की क्लास को कॉल करे और कंट्रोलर के अंदर हम इस नाम की क्लास को क्रिएट करते हैं शो। और यहाँ से अब अपने हम वेब पेज को रिटर्न करेंगे, रिटर्न व्यू शो। शो हमारे पेज का नेम है। मैं सारी फाइल्स को सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं शो लिखता हूँ। और यहाँ पे देखें मुझे बूटस्ट्रैप का जो टेबल है वो यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेबल स्ट्रिप नाम की क्लास को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे टेबल के अंदर हमारे पास स्ट्रिप्स क्रिएट हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं क्रिएट करना चाहूँगा। यहाँ पे जो हेड सेक्शन है उसके TR के अंदर मैं क्लास को क्रिएट करता हूँ।
और यहाँ पे मैं इसका नेम देता हूँ टेबल डार्क। मैं फाइल को सेव करता हूँ और आई थिंक अब ये जो है कुछ बेटर लग रहा है। इसके अंदर अब मैं अपना डेटा जो शो करवाऊंगा, मैं ये जो डेटा हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मैं इसकी 2 लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास टेबल बॉडी के अंदर एक लाइन मौजूद है और यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर हमारे पास एक TR मौजूद है। यहाँ पे फर्स्ट वन हम अपनी आईडी को ही शो करवाएंगे, दूसरे नंबर पे मैं नेम को शो करवाऊंगा, तीसरे नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर मैं एक इमेज को शो करवाऊंगा। देन हमारी जो स्किल है यानी कि चेक बॉक्सेस, देन जेंडर यानी कि रेडियो बटन्स। इसके अलावा यहाँ पे मैं कंट्री को यानी सिलेक्ट ऑप्शंस को, और लास्ट पे मैं डेटा क्रिएटेड एट कब हुआ और अपडेटेड एट कब हुआ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेटेड एट। अब हमारा जो डेटा डेटाबेस के अंदर सेव है, मुझे वो इस पेज के अंदर पास करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने कंट्रोलर में आता हूँ और अपने यहाँ पे मॉडल का नेम लिखता हूँ जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म कॉलम। और यहाँ पे मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ ऑल, जिससे जितना भी डेटा टेबल के अंदर सेव है वो मुझे यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। मैं उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूँगा। फॉर एग्जांपल डॉलर डेटा नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर सारा डेटा सेव कर लेता हूँ। इसको मैं कॉम्पैक्ट मेथड के थ्रू अब इस पेज के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। डेटा हमारे वेरिएबल का नेम, डॉलर लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जितना भी मॉडल के अंदर डेटा था यानी डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है वो यहाँ पे मुझे एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे मैं उन्हें 1 बाय 1 रो में शो करने के लिए फॉर ईच लूप का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं @for each लिखता हूँ। इसके पैरामीटर्स में मैं 2 चीज़ें पास करूँगा। एक तो वो वेरिएबल का नाम जो मैं पीछे से यहाँ से सेंड कर रहा हूँ यानी डेटा, और आगे मैं इसे किस नेम से यूज़ करने वाला हूँ मैं उसका नेम लिखूंगा हैज़। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं ये जो वेरिएबल मेरा पीछे डेटा आ रहा है मैं इसका नेम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डेटा की बजाय अगर मैं डेटा रखना चाहूँ तो डेटा भी रख सकता हूँ, मगर आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसे रिकॉर्ड कर देता हूँ, डॉलर रिकॉर्ड, और अब मैं इसे डॉलर रिकॉर्ड नाम से आगे यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप को ख़त्म करता हूँ @end for each। अब वेरिएबल का जो डेटा है वो मैं शो करने के लिए यहाँ पे डॉलर रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ऑपरेटर आईडी। अब यही चीज़ मैं बाकी तमाम कॉलम्स में भी लिखूंगा। दूसरे नंबर पे हम नेम को शो करवाएंगे। तीसरे नंबर पे मुझे इमेज शो करवानी है तो यहाँ पे मैं इमेज का टैग यूज़ करूँगा, इमेज। यहाँ पे इमेज का सोर्स, यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ। फॉर एग्जांपल मैं हाइट उसकी ले लेता हूँ 100 पिक्सल, और इसी तरह विड्थ भी 100 पिक्सल। और जो इसका सोर्स है वो बेसिकली हमने जहाँ पे स्टोर करवाई थी अपनी इमेज, जैसे कि इस स्टोरी नाम के फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम के, यहाँ पे मेरी इमेज सेव नहीं है तो फिर कहाँ पे सेव है, वो यहाँ पे पब्लिक स्टोरेज। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे मुझे राउट देने में आई थिंक कुछ गलती हो गई थी। पब्लिक जो फोल्डर होता है वो तमाम फोल्डर्स में एक्सेसिबल होता है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्लैश का यूज़ करता तो वो स्टोरी नाम के फोल्डर के अंदर क्रिएट होती, मगर मैंने स्टोरी नाम का जो फोल्डर है उसे वैसे ही लिख दिया, तो उस वजह से उसने पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर खुद ही एक स्टोरेज और देन इमेजेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, और जो इमेजेस हैं वो इस फोल्डर के अंदर स्टोर होगी। तो मैं अब इसी को यूज़ करता हूँ। मैं वापस इस टेबल में आता हूँ और यहाँ पे स्टोरेज इमेजेस इमेजेस और यहाँ पे मैं अपनी इमेज का नेम लिख दूंगा
डॉलर रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी डेटाबेस में हमारी इमेज का नेम आ रहा है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इमेज। इस तरह अब हमें इमेज भी शो हो जाएगी। इमेज के बाद स्किल शो होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्किल को शो करवाता हूँ। मैं इस चीज़ को दोबारा से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं स्किल लिख देता हूँ। इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, स्किल के बाद जेंडर, कंट्री, क्रिएटेड एट। ये बिल्कुल आपने सेम नेम रखने हैं जो कि आपने डेटाबेस में यूज़ किए हुए हैं। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट खुद ही यूज़ होते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। ये बेसिकली ये वाले नेम है, नेम, इमेज, स्किल, जेंडर और सो ऑन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट वगैरह वगैरह। मैं फाइल को सेव करता हूँ और अब जो इसका रिजल्ट है वो चेक करते हैं। मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो सक्सेसफुली अब जो हमें डेटा है वो शो हो रहा है। यहाँ पे देखें इमेजेस भी और वगैरह। अब मुझे दो बटन क्रिएट करने पड़ेंगे, एडिट और डिलीट के, ताकि हम अपना अगला एक्शन परफॉर्म कर सकें। मैं वापस अपने VS कोड में आता हूँ और यहाँ TD टैग्स का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बटन को क्रिएट करूँगा और इसे एक बूटस्ट्रैप की क्लास दूंगा इसको कलर देने के लिए। बटन प्राइमरी, यहाँ पे मैं इस बटन के अंदर टेक्स्ट लिख देता हूँ, एडिट, और इस सारे बटन को मैं एक एंकर टैग के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। इसी तरह का एक सेम बटन मैं डिलीट के लिए भी यूज करूंगा और इसको कलर चेंज करके मैं डेंजर कर देता हूँ, यानी रेड कलर। बटन्स को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हेड सेक्शन में भी मैं एक सेक्शन को इंक्रीज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्शन। मैं फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ और आई थिंक ये मैं दो सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ एडिट और डिलीट के लिए, और इसी तरह का एक कॉपी डिलीट। नाउ आई थिंक ये कुछ बेटर लग रहा है, तो अब ये कुछ बेहतर लग रहा है, अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब हम अपने फॉर्म में डेटा को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ हैरिफ लिंक में एक रोड को क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल डिलीट। क्योंकि हम एक स्पेसिफिक को डिलीट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मैं डबल स्लैशेस का यूज़ करता हूँ और एक आईडी को पास करूँगा, ये डॉलर रिकॉर्ड आईडी। सेम इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉलर रिकॉर्ड आईडी। मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर में यहाँ पे आईडी आ रही है और हर बटन के साथ ये चेंज होती है। जब भी मैं बटन के ऊपर होवर करता हूँ तो उस रिकॉर्ड की जो आईडी है वो यहाँ पे मुझे नजर आती है। अब मैं एक राउट को क्रिएट करता हूँ, मैं इसी राउट की एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे जो इसका URL है वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से डिलीट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये चीज़ यहाँ भी पेस्ट करता हूँ। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक आईडी भी URL में पास हो रही है, ये वाली आईडी, तो यहाँ पे मैं इसे वेब राउट में गेट करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल स्लैश लिख के कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं बताऊँगा कि एक आईडी नाम का वेरिएबल मेरे पास आ रहा है और फॉर्म कंट्रोलर में उसे यहाँ पे एक्सेस करूँगा। मैं क्लास बनाता हूँ डिलीट नाम की और यहाँ पे इस आईडी को मैं कैच करता हूँ, डॉलर आईडी। अब ये जो आईडी है वो मैंने यहाँ पे पैरामीटर में कैच कर लिया है। मैं आपको ये आईडी दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न डॉलर आईडी करता हूँ, जिससे जो भी आईडी हमें यहाँ पे गेट हो रही है वो रिटर्न हो जाएगी। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे वो जो आईडी है, जिस आईडी के रिकॉर्ड पे मैंने डिलीट के बटन को क्लिक किया है, तो वो आईडी हमें यहाँ पे गेट हो रही है और वो आईडी यहाँ पे URL में भी आ रही है। अगर मैं दो बटन की आईडी को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो आईडी वो गेट हो रही है। अब इसी आईडी को गेट करते हुए मैं यहाँ पे मॉडल का नेम लिखूंगा, फॉर एग्जांपल जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्म कॉलम डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय एक फंक्शन है जो कि जो डेटाबेस में रिकॉर्ड है हमारा वो डिलीट कर देगा। मैं उसे कहता हूँ जो डॉलर आईडी है, ये जो जितना भी रिकॉर्ड है इस आईडी में वो डिलीट हो जाए। और डिलीट करने के बाद
पेज को रिटर्न रिडायरेक्ट कर दे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 आईडी हैं और अगर मैं दूसरे नंबर की आईडी को डिलीट करता हूं तो ये देखें हमारी जो आईडी है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। अब जो हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप है एडिट करने का वो परफॉर्म करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे पेज पे आता हूँ और एडिट नाम का जो बटन है इसके हैरिफ लिंक में एक राउट को क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल एडिट स्लैश और यहाँ पे भी मुझे एक आईडी को भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डॉलर रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ऑपरेटर और आईडी, मैं इसी राउट की एक और कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे एडिट लिख देता हूँ। यहाँ पे भी एडिट आईडी हम यहाँ पे पहले ही गेट कर रहे हैं। मैं फाइल को सेव करता हूँ और फॉर्म कंट्रोलर में आता हूँ। फॉर्म कंट्रोलर में एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं एडिट रख देता हूँ और यहाँ पे जो आईडी है उसे मैं गेट करता हूँ $id। अब मैं यहाँ पे अपने मॉडल का नेम लिखता हूँ जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म कॉलम और यहाँ पे मैं मेथड लिखूंगा फाइंड, जिससे जितना भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है इस आईडी के रिलेटेड वो हमें कैच हो जाएगा। और इस डेटा को मैं एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ। डेटा नाम की वेरिएबल मैं यूज़ करता हूँ। इस डेटा को मैं आपको रिटर्न करके दिखाता हूँ। पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं जब एडिट नाम के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जितना भी डेटा है हमें वो गेट हो रहा है। यहाँ पे मैं एक वेब पेज को क्रिएट करूंगा जिसमें मैं एक फॉर्म को डिज़ाइन करूंगा और मैं इसी फॉर्म की एक कॉपी ले लूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल सेम इसी तरह का एक फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ। बेसिकली जो यूज़र ने पहले डेटा सबमिट किया था मुझे, मैं उसी डेटा को यहाँ पे इनपुट फील्ड्स में शो करवाऊंगा ताकि जो यूज़र है इसमें चेंजिंग कर सके और एक न्यू डेटा क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट कर सके। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न व्यू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट फॉर्म। अब ये जो पेज है वो मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, मैं अभी इसे भी क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं जो डेटा मुझे मिल रहा है इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर वो मैं जो सारा डेटा है वो कंपैक्ट करके इस एडिट फॉर्म के अंदर भेज दूंगा। मैं यहाँ से फाइल को सेव करता हूँ और अब मैं रिसोर्सेज नाम के अंदर इस एडिट फॉर्म को क्रिएट करता हूँ। एडिट फॉर्म .blade.php और यहाँ से मैं form.blade.php को ओपन करता हूँ और इसकी सारी जो कॉपी है वो एडिट फॉर्म में रख देता हूँ। इस इनपुट फील्ड्स के अंदर मैं वो डेटा शो करवाऊंगा जो यूजर ने इससे पहले सबमिट किया था। उसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे मैं डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू है वो शो करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा नाम के वेरिएबल के थ्रू सारा डेटा आ रहा है तो यहाँ पे मैं $डेटा ऑब्जेक्ट ऑपरेटर और यहाँ पे मैं नेम को एक्सेस करता हूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में वापस आता हूँ। यहाँ मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि जो डेटा हमने यूज़र से फैच करके इनपुट में शो करवाया है वो हमें नज़र आ रहा है कि नहीं और सक्सेसफुली वो जो डेटा है हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह मैं बाकी इनपुट फील्ड्स में भी वो डेटा शो करवा दूँगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने वैल्यू देके और जो डेटा हमें मॉडल के थ्रू आ रहा था वो मैंने इस इनपुट में फैच कर लिया। फैच करने के बाद यही डेटा हमें इस इनपुट फील्ड के अंदर शो होने लग पड़ा जहाँ पे हमने अपने फॉर्म को एडिट करवाया है, मगर दूसरी इनपुट फील्ड्स के लिए हम ये तरीका अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पिक्चर के लिए हम ये नहीं कर सकते, पिक्चर हमें बाकायदा शो करवानी पड़ेगी। स्किल के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। स्किल, रेडियो और ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑप्शन, इनका तरीका एक ही है। वो तरीका क्या है, हम यहाँ पे टर्शनरी ऑपरेटर की मदद से एक कंडीशन को क्रिएट करते हैं और जिसमें हम वैल्यू को चेक करते हैं। उसमें हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं कि अगर जो डेटाबेस से हमें वैल्यू आ रही है वो अगर इस वैल्यू के इक्वल है जो यहाँ पहले से मौजूद है तो ये जो चेक बॉक्स है वो चेक हो जाए, अदरवाइज वो एम्प्टी हो जाए। इस कंडीशन को मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। मैं डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं एक मेथड का यूज़ करता हूँ in_array। इसके अंदर मैं ये वैल्यू लिखूंगा कि अगर इसके अंदर PHP की वैल्यू मौजूद है, यानी जो हमारी फर्स्ट चेक बॉक्स है ये PHP, ये वैल्यू मौजूद है और इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैं एक्सप्लोड फंक्शन का यूज़ करूँगा। जैसा डेटा में कॉमा लगाने के लिए जब हम डेटा को सेंड कर रहे थे हमने इम्प्लोड फंक्शन का यूज़ किया था, इसी तरह हम यहाँ पे एक्सप्लोड फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक्सप्लोड
और इसके अंदर मैं जो अपना डेटा आ रहा है वो उसको पास करूँगा। सबसे पहले मैं कॉमा को यहाँ से रिमूव करूँगा और इसके बाद मैं अपना यहाँ पे एक कॉमा लगा के अपने वेरिएबल का नेम लिखूँगा जिससे में हमारा सारा डेटा आ रहा है, यानी डेटा, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर और स्किल। अब यहाँ जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही हैं उन्हें एक्सप्लोर करने के बाद, यानी उनमें कॉमा हटाने के बाद, अगर उसके अंदर PHP नाम की वैल्यू मौजूद है तो क्या होगा, यहाँ पे हम टर्शनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और लिख देते हैं जो चेक बॉक्स है वो चेकड हो जाए। और अगर ये नहीं है तो यहाँ पे हम इस चेक बॉक्स को एम्प्टी छोड़ देंगे। अब यही चीज़ मैं दूसरी चेक बॉक्सेस में भी इंक्लूड करता हूँ। मैं इसमें भी, और इसी तरह तीसरी जो चेक बॉक्स है इसमें भी, इसमें जो हमारी वैल्यू होगी वो C++ होगी कि अगर C++ हमारी वैल्यू इसमें मौजूद है तो ये जो चेक बॉक्स है वो चेक हो जाए, और इसके लिए पाइथन। ये चेक बॉक्सेस को एडिट करने का तरीका था। रेडियो बटन को चेक करने के लिए बेसिकली हमारे पास किसी किस्म का एरे नहीं आ रहा होता, तो हम सिंपल जो टर्शनरी ऑपरेटर है उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे अपने डॉलर डेटा, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर और जेंडर, और यहाँ पे लिखूंगा कि इसके अंदर हमारे पास अगर इस वैल्यूज़ के अंदर मेल मौजूद है तो ये जो कंडीशन है वो चेकड हो जाए, और अगर नहीं है अदरवाइज तो ये जो कंडीशन है, ये जो रेडियो बटन है ये नल हो जाए। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और दूसरे रेडियो बटन में भी पेस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने रेडियो बटन में टर्शरी ऑपरेटर का यूज़ किया है, इसी तरह सेम यहाँ पे मैं ऑप्शन के लिए भी यूज़ करूँगा। मैं यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और ये जो ऑप्शन है इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो डेटा आ रहा है उसे चेंज कर देता हूँ, डेटा कॉलम कंट्री कर देता हूँ, और मेल की बजाय मैं जो ये वैल्यू है USA इसे लिख देता हूँ। इसी चीज़ को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और दूसरी जो ऑप्शन है उनमें भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं UK चेक करता हूँ कि अगर UK सिलेक्टेड है तो वो हो जाए, अगर ऑस्ट्रेलिया सिलेक्टेड है वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए। मैं फाइल को सेव करता हूँ, मैं फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ और फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जेंडर जो है वो मेल सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्री UK, और दो स्किल PHP और पाइथन इनको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे फीमेल क्यों सिलेक्ट है? तो यहाँ पे मैंने चेंज ही नहीं किया, फीमेल को मैं यहाँ पे चेक करने के लिए रख देता हूँ। मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेल सिलेक्ट है और जो कंट्री है वो बेसिकली कंट्री हमारे पास कोई भी सिलेक्ट नहीं है। मैं दोबारा से चेक करता हूँ, ये आई थिंक जो यहाँ पे सिलेक्टेड कंट्री हुआ है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और चेक्ड की बजाय यहाँ पे सिलेक्टेड कर देता हूँ। मैं फाइल को दोबारा से सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सक्सेसफुली अब जो UK है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब ये जो डेटा है हमारे पास वो एडिट होना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसे अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए मैं एक नया राउट क्रिएट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैं URL मेथड का यूज़ करूँगा। URL के अंदर मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ अपडेट डेटा, और इसी के साथ मैं यहाँ पे ID भी भेजूँगा, डॉलर डेटा ID। मैं फाइल को सेव करता हूँ और web.php में आता हूँ। यहाँ पे मैं इस पोस्ट मेथड वाले जो राउट है इसकी कॉपी करूँगा, डेट डेटा, और यहाँ पे सेम जो चीज़ है वो यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। इसी नाम की क्लास को भी मैं डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम डॉलर ID को यहाँ पे गेट करते हैं, डॉलर ID, और साथ में हम रिक्वेस्ट नाम के दो पैरामीटर्स का भी यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट कॉमा डॉलर ID। जो ये ID मैं यहाँ पे कैच कर रहा हूँ वो बेसिकली मैं यहाँ पे भी गेट करूँगा, स्लैश ID
मैं फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम उस डेटा को गेट करेंगे जिस डेटा को हमने अपडेट करना है, तो उसके लिए ये सेम यही तरीका यूज़ होगा। मैं मॉडल के अंदर इस आईडी को फाइंड करूँगा और उस सारे डेटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। स्टोर करने के बाद अपडेट करना बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम डेटा सेंड करते हैं। इसके लिए मैं इसी चीज़ को वापस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और रिटर्न रीडायरेक्ट, यानी जो डेटा जब अपडेट हो जाएगा तो उसे मैं किस पेज पे रीडायरेक्ट करने वाला हूँ वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैं उस यूआरएल का नेम लिखता हूँ यहाँ पे जो कि है शो। मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इस पेज को एडिट करता हूँ। मैं यहाँ पे C++ और मेल के लिए फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर देता हूँ और नेम मैं चेंज कर देता हूँ मेलिया। यूके की बजाय मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कर देता हूँ और पेज को सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास स्किल है वो भी चेंज हो चुकी हैं, जेंडर चेंज हो चुका है, कंट्री भी चेंज हो चुकी है और मेलिया। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो क्रिएटेड है जब ये डेटा हुआ था और जब ये अपडेटेड हुआ है इसमें अब फ़र्क आ चुका है। अब ये जो पिक्चर आ रही है मैं इसे भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एडिट नाम के बटन पे क्लिक करता हूँ अगेन और बाकी रिकॉर्ड को कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल यहाँ पे एक लड़की की पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो अब ये जो पिक्चर है वो भी हमारे पास चेंज हो चुकी है। हमारा कलर डेप्रेशन मुकम्मल हो चुका है, मगर हमारे पास एक ऑप्शनल वर्क है जो कि हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि अपना जो इमेज है उसको यूज़र को हम शो करवा सके कि उसने क्या इमेज सेलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है तो वो एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करता है, तो इस इमेज का यहाँ पे नेम तो आ जाता है मगर वो जो इमेज है वो हमें नज़र नहीं आती। उसके लिए हमारे पास सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड है जिसमें हमें किसी कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, वो कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जो यूज़र है वो अपनी इमेज को देख सकेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने form.blade.php में आता हूं जहां यूज़र फर्स्ट टाइम अपना डेटा एंटर करता है। ये फाइल की इनपुट है जिसमें यूज़र इमेज को सिलेक्ट करता है। हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पे एक छोटा सा कोड अप्लाई करते हैं ये इमेज टैग का। इसके अंदर एक आईडी लगी हुई है, सिंपल सोर्स है और इसका साइज़ है। अगर आप चाहें तो जो इसका साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल रखा हुआ है। ये आईडी है और सोर्स क्योंकि बेसिकली कुछ भी नहीं होता अभी के लिए तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और लास्ट पे हम जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये जो कोड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो की। ये सिंपल 2 से 3 लाइन का कोड है जिसमें बेसिकली एक इनपुट के साथ हम इवेंट लगाएंगे ऑन चेंज इवेंट। वो ऑन चेंज इवेंट इस प्रीव्यू इमेज वाले जो फंक्शन है इसको ट्रिगर करेगा और इससे सो ऑन एक फंक्शन रन होगा जो कि फिर जो हमारी इमेज है उसे एक तो रीड करेगा, दूसरा जो डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है उसको रिमूव कर देगा। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई कर देता हूँ और लास्ट पे इस इमेज को ट्रिगर करने के लिए ऑन चेंज इवेंट को अप्लाई करता हूँ कि जब भी यूज़र एक नई इमेज को सिलेक्ट करे तो अब उसे एक नई इमेज जो कि उसने सिलेक्ट की है वो नज़र आए। ऑन चेंज और इस फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनमें मैं इवेंट नाम का एक पैरामीटर है वो पास कर देता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ। हमारा काम यहाँ से हो चुका है, मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। मैं इस फाइल में आता हूँ और यहाँ से जब मैं फाइल को चूज़ करता हूँ मैं दोबारा से कोई और इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ये चीज़। तो जैसे जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करते जाएंगे वो सिलेक्ट होती जाएंगी। यहाँ पे मैं एक मुकम्मल फॉर्म फिल करता हूँ। हमारा डेटा सबमिट हो चुका है। यहाँ पे इस इमेज को मैं एडिट करता हूँ। तो ये जो फंक्शनैलिटी है हमने अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने इमेज टैग को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से ऑन चेंज इवेंट को कॉपी करता हूँ
और लास्ट पे हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है उसे कॉपी करता हूँ। ये तीन चीज़ें कॉपी करने के बाद आपको सिंपल एडिट फॉर्म में एक और चीज़ को चेंज करना पड़ता है। वो ये है कि जब भी हम एक फॉर्म को एडिट करते हैं तब हमारे पास एक इमेज पहले से मौजूद होती है। हम चाहते हैं कि यूज़र के सिलेक्ट करने से पहले हमें वो इमेज नज़र आए, और अगर यूज़र उसे चेंज करता है तब हमें नई वाली सिलेक्टेड इमेज नज़र आए। उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इमेज में जहाँ हम इमेजेस को शो करवाते हैं, यहाँ पे मैं हैश की बजाय स्लैश स्टोरेज, क्योंकि हमारी जो इमेजेस हैं वो हमने पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर स्टोरेज देन इमेजेस नाम का जो फोल्डर है उसमें सेव की हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, पब्लिक स्टोरेज इमेजेस, और ये देखें ये वो सारी इमेजेस हैं जो हमने डेटाबेस के अंदर सेव की हुई हैं। तो मुझे इन्हीं इमेजेस तक का जो पाथ है वो देना पड़ेगा, स्टोरेज, उसके बाद इमेजेस स्लैश, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स में उस इमेज का जो हमें डेटाबेस से नेम आ रहा है, डॉलर डेटा ऑब्जेक्ट ऑपरेटर और देन इमेज हमारे कॉलम का नेम है। यहाँ पे जो डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी है, एक दफ़ा के लिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ। तो सक्सेसफुली अब जो हमारी इमेज है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर मैं इसे चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाली, तो सक्सेसफुली हमारा जो एडिट फॉर्म है वो भी काम कर रहा है। मैं इसे एडिट भी करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो चुकी है, इमेज भी हमारी चेंज हो चुकी है। तो सक्सेसफुली अब जो हमारा क्रेडिट अपडेशन है ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपको ये करने में किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूँ। और लास्ट पे ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।